कक्षा नवम एक्सरसाइज 2.4 आपको चल रही थी। पाठ का नाम आपके बहुपद था। ठीक है, हमने बताया भी था आपको कि बहुपद पाठ में आपको बहुत ही उपयोगी बातें बताई जाएंगी। तो आपको जो भी बातें बताई जाएं, ठीक है, उन्हें आप नियम मान के पढ़ेंगे, क्योंकि गणित में नियम का उपयोग होता है। अगर नियम आपको समझ में आ गया तो सवाल चाहे जिस किताब का हो, पढ़ाई जो जा रही किताब चाहे इसका हो या जो किताब पढ़ाई नहीं जा रही हो अन्य किताब का हो, है ना, सवाल आपको आ जाएगा। नियम भर मालूम होना चाहिए। तो आप देखिए किताब में प्रश्नावली 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट आपको हमने बता दिया था, सेकेंड पार्ट देख लीजिए। x³ - 3x² - 9x - 5 क्या करना है आपको? गुणनखंड करना है। अब आपसे पूछेंगे आप बताइए कितने पद हैं, तो आप कहेंगे 4 पद हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, देख लेंगे। अगर चारों पदों में कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। अगर चारों पदों में कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। तो भाई देख रहे हो कुछ कॉमन नहीं, एक तो रहता है कॉमन हरदम, है ना। तो एक के अलावा अन्य कोई कॉमन इसमें नहीं है। तो अब देख लेते हैं भाई, 2-2 का जोड़ा बना के देख लेते हैं क्या कॉमन है। क्या 2-2 पदों का जोड़ा बना के देख लेते हैं इसमें क्या कॉमन है। x² कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, इसमें -3 बचेगा। अब क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन, अब तो केवल ऋण 1 कॉमन है। तो क्या बचेगा, 9x + 5। अब आप देख लो क्या इसमें कोष्ठक मिल रहा है। तो जब कोष्ठक नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये प्रोसेस मान्य नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल पदों का जोड़ा बना करके या पूरे पदों में कॉमन ले लें या जोड़ा बना के कॉमन ले लें, इस प्रकार का ये प्रश्न नहीं है। ठीक है, अब रही बात नहीं है तो फिर क्या कैसे करेंगे। तो इस प्रकार का सवाल आपका जाएगा शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड ज्ञात करने वाले नियम में। ठीक है, तो ऐसे सवालों को ध्यान दीजिए कि इसमें अचर कौन है। तो आप देखेंगे अचर इसमें अंतिम पद 5 है ना। चर जानते हो ना, चर का मतलब जिसमें यक्ष है तो भाई इसमें चर है, ये चर है, ये भी चर पद है, ये भी चर पद है। इसमें क्या है भाई, एक्स पद नहीं लिखा गया है, अल्फ़ाबेट इसमें नहीं है, तो क्या है ये अचर पद है भी इसके साथ में। तो यक्ष की घात 0 है, इसकी घात 0 का मान 1 होता है ना। 1 का गुणा 5 में करो तो 5 कम 5 ही रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें अचर पद कौन है, 5 है। तो इसमें नियम ये है कि 5 के आप गुणनखंड कर लें। जान रहे हो ना, 5 के गुणनखंड कर लें। और ये आप पढ़े हो कि 5 के गुणनखंड बताओ, अच्छा 1 है कि नहीं। हाँ 1 है, कहे 1 है, क्योंकि 1 का यदि 5 में भाग दोगे तो शेष क्या आएगा, 0 आएगा। शेष क्या आएगा, 0 आएगा। इसीलिए 1 5 का गुणनखंड है। ठीक, अच्छा बताओ 5 का गुणनखंड क्या 5 नहीं है? हाँ 5 भी है। क्यों? क्योंकि यदि 5 का भाग 5 में दोगे तब भी शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अगर शेषफल 0 प्राप्त हो गया तभी हम कहेंगे कि 5 5 का गुणनखंड है, 1 5 का गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि ये 2 संख्याएं ऐसी हैं यदि हम अचर 5 में भाग दे रहे हैं तो शेष 0 ही प्राप्त होगा। इसीलिए 1 5 का गुणनखंड है और 5 भी 5 का गुणनखंड है। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए रख करके, है ना। तो आप हम क्या रख रहे हैं, x = 0 रखने पर चेक कर ले रहे हैं कि शेष 0 आए कि नहीं आए, देख लेते हैं। x = 0 रखने पर, ठीक है, जब हम x = 0 रख देंगे तब आप देखेंगे 1 की घात यहाँ क्या आएगा, 3। फिर आगे क्या लिखा है, 3। फिर x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1। घात में क्या लिखेंगे, 2। ऋण 9। कोष्ठक में फिर क्या लिखेंगे, 1 ऋण 5। ठीक है, अब 1 का कै बार गुणा करोगे भाई, 3 बार गुणा करोगे। 1 × 1 × 1 तो कितना आएगा, 1 × 1 = 1 × 1, 1 तो आया। फिर 1 का कै बार गुणा करोगे, 2 बार। 1 × 1 तो 1 × 1, 1 का 3 में गुणा तो 3, 9 का 1 में गुणा या 1 का 9 में गुणा 9, और ये लिख देते हैं 5। अब आप बताइए क्या गलत लिख दिया हमने, x = 1 लिखना चाहिए ना। x = 0 नहीं, x = 1 रखने पर, क्योंकि गुणनखंड 1 आया है ना, अब 5 आया है। तो देख रहे हैं x का मान हमने 1 लिखा, तो ज़रा देख लो क्या 1 - ये तो ऋण है, ये भी ऋण है, जुड़ जाएंगे ना ऋण वाले। 9 5 14 3 17, तो क्या उत्तर दे रहा है, -14। तो आपने देखा कि यदि हम x = 1 रखते हैं
तो शेष शून्य नहीं प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें शेष क्या लाना है, शून्य। तो x बराबर क्या लिख दें फिर, ऋण 1 लिख दें, ठीक है। अब चेक कर लें, तो ऋण 1 की घात 3, ऋण 1 की घात 2, यहाँ भी ऋण रहेगा। अब आप बताओ, जब ऋण 1 का हम 3 बार गुणा करेंगे ना, ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1, तो 1 1 कम 1 1 कम 1, और ऋण गुणे ऋण क्या आएगा, धन। धन का गुणा फिर ऋण में ऋण, ठीक। तो ऋण 1 आया, यहाँ ऋण 1 लिख दीजिए। अब आप बताइए, ऋण 1 का स्क्वायर अर्थात ऋण 1 गुणे ऋण 1 क्या आएगा, धन 1। तो धन 1 यहाँ लिखोगे आप, है ना। धन 1 का ऋण 3 में गुणा, तो ऋण 3 ही आएगा, ठीक। अब आप बताइए, ऋण 9 का गुणा करोगे ऋण 1 में, तो 9 कम 9 तो रहेगा, और ऋण गुणे ऋण क्या आ जाएगा, धन, ठीक है। अब आप बताइए, ये बात आपको समझ में आई, आ गई तो ठीक है। अब क्या करेंगे, जो समान चिन्ह जोड़ लेंगे, ऋण 5 ऋण 3 ऋण 1, तो 5 3 8 1 9, तो कितना हो गया, ये ऋण 9, ठीक। और ये आगे क्या है, धन 9, ठीक है। तो ऋण 9 और धन 9 कुल मिलाकर के ये आया। अब आप ही बताइए, चिन्ह अलग अलग हैं कि नहीं, तो अलग अलग हैं तो घटेंगे ना, तो 9 से 9 घटा दीजिए, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो कुल मिला के क्या उत्तर प्राप्त हो गया, 0। अब आप देख रहे हैं खुद कि यदि हम x बराबर ऋण 1 लिखते हैं तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, अर्थात शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है, ठीक है। शेषफल क्या प्राप्त हो गया, आपने देखा, शेषफल हमारा शून्य प्राप्त हो गया। क्या रखने से, x बराबर ऋण 1 लिखने से। इसका अर्थ क्या हो गया, अतः क्या लिखा है आपने, x बराबर ऋण 1 ना, तो ऋण 1 जब इधर आ जाएगा तो x प्लस 1 आए कि नहीं आएगा, तो कुल मिलाकर के x प्लस 1 व्यंजक का एक गुणनखंड है। सब लोग ध्यान दें, सवाल 1 है, 5वें का सेकंड, हो सकता है समय इसी में हो जाए, है ना। लेकिन आपको इसको अच्छी प्रकार से समझना है, क्योंकि अगर यदि आप एक सवाल समझ लिए तो फिर हर सवाल ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि x प्लस 1 व्यंजक का एक गुणनखंड है। आपका व्यंजक या बहुपद क्या है, आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, कै घात है, कितनी घात है, कुल मिलाकर 3 घात है। तो इसका मतलब अगर 3 घात वाला ये व्यंजक है या बहुपद है, तो इसके गुणनखंड भी कितने होंगे, 3 गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो हमने एक गुणनखंड तो निकाल लिया। एक गुणनखंड क्या हमारा आ गया, x प्लस 1, देखो हमने लिखा है, अतः x प्लस 1 व्यंजक का एक गुणनखंड है। और कितने गुणनखंड होंगे, 3, क्यों, क्योंकि जितनी घात होती है उतने ही गुणनखंड होते हैं। तो घात कितनी है इसमें, 3, इसलिए 3 गुणनखंड होंगे, जिस 3 गुणनखंडों में हमने एक गुणनखंड निकाल लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो कुल मिला करके जब x बराबर ऋण 1 लिखोगे तो x धन 1 व्यंजक का गुणनखंड लिखोगे, अच्छा। और x बराबर अगर धन 1 रखने से आता तो धन 1 इधर आएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, तो अर्थात x माइनस 1 इस व्यंजक का गुणनखंड होगा, है ना। x बराबर अगर 5 लिखते, ठीक, 5 से अगर शून्य आ जाता तो 5 इधर आ जाता तो माइनस 5 हो जाता, तो x माइनस 5 इस व्यंजक का गुणनखंड माना जाता, ठीक है। अब अगर माइनस 5 लिखते x बराबर ऋण माइनस 5, x बराबर माइनस 5, तो ऋण 5 इधर आ जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, अर्थात x प्लस 5 इस व्यंजक का गुणनखंड माना जाएगा। तो याद रखें, ये कब तक ऐसी प्रक्रिया करोगे, जब तक शून्य प्राप्त ना हो जाए। यदि शून्य प्राप्त हो गया, शेषफल शून्य आ गया, तो आप जान लीजिए कि हमारा काम आधा हो गया। तो आपने देखा कि हमने x बराबर ऋण 1 रखा, हमको शेषफल क्या प्राप्त हो गया, शून्य, ठीक है। अतः x प्लस 1 व्यंजक का एक गुणनखंड है, आधा काम हो गया, ठीक। अब देखिए इसी सवाल को और आगे बढ़ाएं, x प्लस 1 इस व्यंजक का या इस बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। अब देखिए हम क्या लिख रहे हैं, x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, बताओ कितनी बार लिख दिया हमने 3 बार लिख दिया। क्यों 3 बार लिख दिया, क्योंकि इस व्यंजक के या इस बहुपद के गुणनखंड कितने होंगे, 3, तो हमने x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 3 बार लिख दिया। थोड़ा तो जगह देखिए छोड़ दिया बीच बीच में, ठीक है। अब जगह छोड़ने का कुछ उद्देश्य है, देखिए अगर 4 घात हो तो 4 बार लिखोगे, ठीक है, ध्यान है ये। अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे,
इस बहुपद में या इस गुणनखंड में हम ऐसा क्या कुछ करें कि कितने का गुणा कर दें कि जो पहला पद है इसका, देख रहे हैं पहला पद एक्स क्यूब, बहुपद का पहला पद का एक्स क्यूब आ जाए। तो एक्स स्क्वायर का यदि हम इसमें गुणा कर दें तो बताओ एक्स क्यूब आए कि नहीं आएगा? तो एक्स क्यूब आ गया। देखिए एक्स स्क्वायर गुणा आप एक्स में करोगे तो एक्स क्यूब आ गया। अब एक्स स्क्वायर गुणा आप इसमें भी तो करोगे, धन एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर गुणा एक में तो एक एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो गुणा हमने कर दिया। अब आप बताइए हमारा पहला पद आया कि नहीं आया? देखो पहला पद आ गया। अब दूसरा पद क्या लाना है हमको? 3x²। अब वो भी माइनस में। तो ज़रा दिमाग लगाइए, एक एक्स स्क्वायर आ तो गया है लेकिन कहे में आया है? प्लस में आया है। तो यदि हम -4x का इस गुणनखंड में गुणा कर दें तो देखिए हो सकता है हमारा काम हो जाए, है ना। तो -4x का गुणा इसमें करो तो क्या आ जाएगा? -4x² और आएगा। अब आप देखिए ज़रा, एक एक्स स्क्वायर और ऋण 4x², ये धन है ये ऋण है, घटाएं कि नहीं घटाएंगे? चिन्ह अलग अलग है। तो क्या आ जाएगा? 3x² आएगा। और 3x² कहेगा आएगा, ऋण का आएगा क्योंकि ऋण ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो ऋण 3x² आएगा, -3x²। तो -3x² ही तुमको लाना है। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। ये भाई दूसरा पद भी आ गया। तो -4x गुणा हमने इसमें कर दिया था, अब इसमें कर लेते हैं एक में। तो -4x। बोले इतनी बात समझ में आई? हमको कितने x लाना है? 9x, अर्थात तीसरा पद क्या है? 9x। तो अब इस पद को लाएंगे तो देखिए इस, यदि हम इस भैया ऋण 4x तो आ गए हैं, तो हमको लगता है ऋण 5 का इसमें गुणा कर दें तो काम बन जाएगा। तो ऋण 5 गुणा इसमें कर दो तो ऋण 5x। ये देखो भैया तीसरा पद भी आ गया, चिन्ह समान है तो 5 4 9, ऋण 9x आ गया कि नहीं आ गया? तीसरा पद भी आ गया। और ऋण 5 गुणा 1 में कर दो तो ऋण 5 भी आ गया। आप देखिए पहला पद भी आ गया, दूसरा पद भी आ गया, तीसरा पद भी आ गया, चौथा पद भी आ गया। तो हमारा जो बहुपद था, ठीक है, वो पूरा पूरा आ गया कि नहीं आ गया? हमने ऐसी व्यवस्था बना दी। अब आप क्या करेंगे? इसके नीचे बराबर लगा दीजिए। अब आप बताइए ये कितने पद हो गए? 1 2 3। अब देखिए तीनों पदों में क्या कॉमन है? अरे वही जो हमने लिखा था। क्या लिखा था? x+1 है कॉमन कि नहीं? अब क्या बचा? x², ठीक, -4x -5। तो आप देख रहे हो हमने ये कार्य कर लिया। अब आप जानते हो कि x+1 और इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं। इसके गुणनखंड हमने किया, जैसे क्वेश्चन नंबर इसी के ऊपर जो ऊपर वाला लगाया गया था, ठीक है, ऊपर वाला हमने लगाया था चौथे में बताया नहीं था आपको। जैसे आपको ये लिखा है x² -4x -5, 5 का गुणा नहीं करते थे आप एक में, क्योंकि यहाँ ऋण 5 है तो ऋण 5 आएगा कि नहीं आएगा? 5 1 कम 5 ऋण में आएगा। 5 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका घटाना 4 हो, 5 1 कम 5, अब 5 से 1 घटाओ तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो वही विधि अपनाएंगे इसमें। तो कुल मिला के आपने देखा x² 4 कैसे आया? 5 से जब आपने 1 घटाया, और देखिए वैसे ही लिख दिया x, वैसे लिख दिया 5। अब आप बताइए x+1। अब कोष्ठक खोल दें, x² -5x + 1x -5, बताओ ठीक है? कुल मिला करके कोष्ठक खोल दिया तो 4 पद हो गए। अब आप बताइए पहले 2 पदों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, क्या बचेगा? x -5। और अंतिम 2 पदों में 1 कॉमन है, 1 कॉमन ले लीजिए +1, तो x -5। ये देखिए कोष्ठक मिल गया कि नहीं मिल गया? इसका मतलब अब सही है ये। तो x+1, अब दोनों में कॉमन ले लो तो x -5 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा? x+1। आप देख लीजिए हमारा जो बहुपद था, ये इसके हमने गुणनखंड कर लिया। कै गुणनखंड आ गए? 3 गुणनखंड आ गए। अब आप बताइए ये जो हमने सवाल बताया है आपको समझ में आया? अगर नहीं आया, ठीक है, या आया तो इसी सवाल को फिर से रफ में लिख लें। भाई फेयर में इतना लगा लीजिएगा, रफ में सवाल लिख दें, रफ में लगा करके फिर इसी सवाल को अपने मन से करें। यदि अपने मन से आप ऐसे ही लगा लेते हो तो आप मान लीजिए हमको आ गया। नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो, और देखने के पश्चात फिर से लगाओ,
भाई जब तक ये कार्य पूरा आपको आ ना जाए, भैया सवाल याद नहीं कर लेना, अच्छा नियम याद करना कि आप क्या करें, आप क्या करें, है ना, बस ऐसे लगा लेना। तो यदि आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा, लगा लोगे, तो शेष फल प्रमेय द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना आपको आ जाएगा। ठीक, इसके बाद बहुत से सवाल ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो हमने आपको 5वें का सेकंड पार्ट बता दिया। इसी को आपको 2, 3, 4 बार घर में पुनः अपनी फेयर कॉपी में या रफ कॉपी में लगाना है। फेयर में लगा लीजिए, रफ कॉपी में लगाइएगा और ईमानदारी से लगाइए। जब तक ना आए तब तक आप इसको कल तक सीख लें। ठीक, इसके बाद हम आपको थर्ड पार्ट इसका फिर बताएंगे। शेष धन्यवाद।